नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब लोग। पिछली क्लासेज में हम कॉम्प्लेक्स या समिश्र विश्लेषण में हम पढ़ रहे थे कि कोई भी फलन या फंक्शन किसी बिंदु या पॉइंट पे कौशी-रीमान समीकरणों को संतुष्ट करता है या नहीं करता है। इसके अलावा हम लोग पढ़ के आए कि वो फलन विश्लेषिक या एनालिटिक होगा कि नहीं होगा। यही चीज़ें हम पढ़ के आ रहे हैं। पिछली क्लास में क्वेश्चन किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैंने कहा था यहाँ से एक सवाल ज़रूर एग्ज़ाम में बनेगा। उसी पैटर्न पे कई सारे क्वेश्चन हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें डिफरेंट होंगी, वो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। वही चीज़ें करनी है कि आपको ये चेक करना है कि वो फलन या फंक्शन कौशी-रीमान समीकरण संतुष्ट करेगा या नहीं करेगा, और वो फलन या फंक्शन विश्लेषिक या एनालिटिक फंक्शन होगा या नहीं होगा। ये छोटी छोटी बातें आपको देखनी है, ठीक है बच्चों। तो कंसेप्ट वही रहेगा, क्वेश्चंस का करने का पैटर्न वही रहेगा, बस कुछ कुछ बातें और सीख जाओगे। जैसे कल हमने सीखी थी, कल हम क्वेश्चन लेके चले थे कि एफ आपके पास एक फलन या फंक्शन है। उस एफ फलन या फंक्शन में कौशी-रीमान समीकरण या कौशी-रीमान इक्वेशन हमने चेक किए थे। कौशी-रीमान समीकरण या कौशी-रीमान इक्वेशन चेक करने के बाद हम लोगों ने उसमें चेक किया था विश्लेषिक या एनालिटिक। उसी पैटर्न पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं शुरू करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए कि सिद्ध कीजिए कि फलन, पहले क्वेश्चन लिखिए पूरा, उसके बाद शुरू करते हैं। क्वेश्चन लिखिए प्यारे बच्चों। सिद्ध करो कि फलन, सिद्ध करो कि फलन, सिद्ध करो कि फलन, प्रूव दैट द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू, क्या दे रखा है फंक्शन, फंक्शन दे रखा हमें एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 5, फंक्शन दे रखा हमें एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 5, और साथ में दे रखा मेरे को एक्स प्लस आयोटा वाई, साथ में दे रखा एक्स प्लस आयोटा वाई, और नीचे दे रखा दोस्तों एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर कितनी दे रखी है 10, ठीक है। और z इज नॉट इक्वल टू 0 दे रखा आपको, तथा जब 0 होगा, z की वैल्यू 0 होगी एफ जेड में, तो रिजल्ट कितना देगा 0। ये तो आपको फंक्शन दे रखा है। क्या कर रखा है कि मूल बिंदु पर विश्लेषिक नहीं है, मूल बिंदु पर विश्लेषिक नहीं है, मूल बिंदु पर विश्लेषिक नहीं है, नॉट एनालिटिक, मूल बिंदु पर विश्लेषिक नहीं है, नॉट एनालिटिक एट, मूल बिंदु पर विश्लेषिक नहीं है, नॉट एनालिटिक एट ओरिजिन, एट ओरिजिन, जबकि जबकि इस बिंदु पर, जबकि इस बिंदु पर कौशी-रीमान समीकरणों को, कौशी-रीमान समीकरणों को संतुष्ट करता है, जबकि इस बिंदु पर कौशी-रीमान समीकरणों को संतुष्ट करता है, कौशी-रीमान समीकरणों को संतुष्ट करता है, जबकि इस बिंदु पर कौशी-रीमान समीकरणों को संतुष्ट करता है। व्हेनेवर एट दिस पॉइंट सेटिस्फाई कौशी-रीमान इक्वेशन, व्हेनेवर एट दिस पॉइंट सेटिस्फाइज कौशी-रीमान इक्वेशन। देखिए कल जो क्वेश्चन किया था सेम वही टाइप का क्वेश्चन है, उसी तरीके से हम चलेंगे प्यारे बच्चों। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे लेके चलना है। मैंने कहा था जब भी किसकी बात आ जाती हो कौशी-रीमान की, पहले क्वेश्चन नोट कर लो, उसके बाद बात करते हैं। मैं कह चुका हूँ, पहले बता चुका हूँ कि जब भी कौशी-रीमान की बात आती है तो एफ जेड से काम नहीं चलने वाला। एफ जेड के दो पार्ट बनाने हैं, अलग अलग दिखाने होंगे। एक भाग को यू कहते हैं और दूसरे को हम क्या कहते हैं, वी कहते हैं। एक पार्ट को हम क्या कहते हैं बच्चों, यू, और दूसरे पार्ट को हम क्या कहते हैं, वी कहते हैं, ठीक है। यू वो भाग या वो पार्ट होता है जिसके अंतर्गत बिना आयोटा का पार्ट आता है, जिसमें आयोटा नहीं आएगा, और एक वी वो पार्ट होता है जिसके साथ में क्या होता हो आपके पास आयोटा। समझ रहे हो मेरी बातों को ध्यानपूर्वक। अब देखिए यहाँ से सॉल्यूशन देखें इसका, बहुत कंसेप्ट के साथ समझना है, क्योंकि अगला क्वेश्चन है वो इससे भी ज़्यादा कैलकुलेशन का मैं लेके आने वाला हूँ। ये क्वेश्चन भी 3-4 बार एग्जाम में आया हुआ, इंपॉर्टेंट लगा लो इसकी, क्वेश्चन को, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लो इस क्वेश्चन के, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लो बी क्वेश्चन के, ठीक है। और साथ साथ चलिएगा, जहाँ कोई इश्यू हो समझने का वहाँ एक बार रोक के देख लीजिएगा, और बिल्कुल साथ साथ बने रहिएगा, ठीक है। अब देखिए सिद्ध कीजिए कि फलन या फंक्शन दे रखा है एफ जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 5 एक्स प्लस आयोटा वाई एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 10, जेड इज इक्वल टू 0 एंड एफ 0 इक्वल टू कितना हो गया 0।
मूल बिंदु पर विश्लेषिक नहीं है, जबकि इस बिंदु पर कॉची रीमान समीकरणों को क्या करता है, संतुष्ट या सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखना है, फलन या फंक्शन, पिछले सवाल के पैटर्न पे ही चलना है। इसके बाद दो भाग बनाने हैं आपको, एक पार्ट यू पार्ट और एक पार्ट कौन सा बनाना है, वी पार्ट। यू पार्ट वो पार्ट होता है जिसके साथ आयोटा नहीं होगा, और वी पार्ट वो होता है आयोटा के साथ का पार्ट। तो पहले फंक्शन लिखिए, फिर थोड़ा सोल्व कीजिए, आयोटा और बिना आयोटा का भाग अलग करते हैं। तो देखिए, दिया गया फलन या गिवन फंक्शन, दिया गया फलन या गिवन फंक्शन, गिवन फंक्शन क्या दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, एफ जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 5, एक्स प्लस कितना हो गया आयोटा वाई, और नीचे देखें तो ये हो गया एक्स टू द पावर 4 और वाई टू द पावर कितना होगा 10। यही दे रखा है, जेड नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन लिखना चाहो तो लिख दो। ठीक है, हमें तो कॉची रीमान पे बात करनी है। किस पे बात करनी है मेरे दोस्तों, कॉची रीमान पे। जब भी कॉची रीमान की बात आए आपके पास, तो कॉची रीमान में क्या होगा आपके पास कि u की ज़रूरत होती है और किसकी, v की। क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि कॉची रीमान के आप फॉर्मूले भली भांति जानते हो, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू होता है डेल वी अपॉन डेल वाई, और दूसरा फॉर्मूला हम जानते हैं डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू होता है माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। मतलब u का ही करना है, x के साथ करना हो चाहे y के साथ। दूसरा हमें ज़रूरत होगी v की, चाहे x के साथ करें अपन, चाहे किसके साथ करें, y के साथ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखो ये हो गया आपके पास एफ जेड इक्वल टू, यहाँ से देखो इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, x की पावर कितना हो गया 3 और ये हो गया y की पावर 5, नीचे वाला तो है ही x की पावर 4 प्लस y की पावर कितना हो गया 10। ठीक है, प्लस आयोटा y की पावर हो जाएगी 6, एक्स स्क्वायर y की पावर हो गई 6, और नीचे देखें तो x की पावर 4 और y की पावर कितनी हो गई 10। अब स्थिति बिल्कुल क्लियर हो गई, ये भाग बिना आयोटा का, इसलिए इसको नाम दे देंगे यू एक्स वाई या u कह सकते हैं, और आयोटा के साथ का पार्ट क्या कहलाता है, वी एक्स वाई, जिसको हम क्या कह सकते हैं, वी कह सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ या हियर u इज इक्वल टू यू कह दो, चाहे यू एक्स वाई कह दीजिए, एक्स की पावर 3 वाई टू द पावर 5 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर कितना 10। ठीक है, इसके बाद देखिए v की बात करें अपन, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई की पावर कितना हो गया 6, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर कितना हो गया आपके पास 10। ये कौन सा पार्ट बन गया, v का पार्ट, और ये कौन सा पार्ट हो गया, u का पार्ट। यहाँ तक किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को कोई किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ तक नोट करो बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। अपने एक सवाल में क्या क्या चीज़ें पूछी हैं, उन एक एक चीज़ को हम बहुत ही डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो नोट कीजिए यहाँ तक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास u बन गया और क्या बन गया v। हर एक क्वेश्चन की यही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जब भी कॉची रीमान की बात करेगा, किसकी बात करेगा, कॉची रीमान इक्वेशन या कॉची रीमान समीकरणों की जब भी बात करेगा, तब आपके पास हर एक क्वेश्चन के लिए यही स्ट्रेटेजी होनी ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इससे आगे बढ़ते हैं अपन। अब क्या करना है, देखो सवाल में दो चीज़ें पूछी हैं, एक तो आपसे बिंदु या पॉइंट, तो कौन सा पूछा आपसे, मूल बिंदु या ओरिजिन की बात की है। मूल बिंदु या किसकी बात की है, ओरिजिन की, 0 0 पे बात की है। और इधर भी इसी बिंदु पे बात करिए, मतलब कॉची रीमान समीकरण चेक करने इस बिंदु पे। इस बिंदु का मतलब, अरे इस बिंदु का मतलब किस पे चेक करना है, मूल बिंदु या एट ओरिजिन पे चेक करना है बच्चों। ठीक है, तो देखो यहाँ तक नोट कर लिया होगा सबने, u आ गया, सबके पास क्या आ गया, v आ गया। ठीक है, अब देखो u और v यहाँ रख लेता हूँ मैं, जिससे कि अपन लिख सकें बेहतरीन। अब देखिए ये काम करने आपको कॉची रीमान के लिए, तो देखो चलते हैं मूल बिंदु या एट ओरिजिन, मूल बिंदु पर। अब देखो बच्चों, मूल बिंदु पर या एट ओरिजिन, पहले कॉची रीमान चेक होगा, उसके बाद विश्लेषिक या क्या चेक करूँगा, एनालिटिक। उसके बाद क्या चेक करूँगा, विश्लेषिक या एनालिटिक चेक करूँगा। ठीक है,
तो देखिए मूल बिंदु पर या एट ओरिजिन, मूल बिंदु पर या एट ओरिजिन, तो ये हो गया आपके पास डेल यू अपॉन कितना हो गया डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स। जब z के साथ करते हैं तो होता है लिमिट z टेंस टू 0, यहाँ होगा x टेंस टू कितना 0। यहाँ होता है फंक्शन f नहीं है, कौन सा फंक्शन है u, किसके साथ कर रहे हैं x तो आएगा y 0 होगा माइनस एफ जेड नोट होता है, एफ जेड नोट होता है पॉइंट कितना है 0 0, नीचे होता है z माइनस जेड नोट, तो यहाँ होगा x माइनस एक्स नोट, 0 पे चेक करना है तो ये कितना होगा आपके पास 0। ठीक है, तो ये हो गया डेल यू अपॉन डेल एक्स लिमिट x टेंस टू 0 u x 0 माइनस यू 0 0 अपॉन कितना होगा x माइनस 0। ये हो गया आपके पास लिमिट x टेंस टू कितना होगा 0, लिमिट x टेंस टू कितना होगा 0 u x 0। इसमें क्या करना, x को तो x रखना और y की जगह कितना रखना 0। जैसे ही y की जगह आप 0 रखोगे यहाँ तो ये कितना हो जाएगा 0, तो ये तो हो गया 0। जब 0 0 रख देते हैं, दोनों ही चीज़ तो सवाल में भी दे रखा है 0 और x माइनस कितना हो गया आपके पास 0, तो रिजल्ट कितना आ गया दोस्तों 0। ये हो गया डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 u x 0 माइनस यू 0 0 अपॉन x माइनस 0। ठीक है, तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू 0 0 माइनस 0 अपॉन कितना हो गया x माइनस 0 और इक्वल टू रिजल्ट कितना आ गया 0। यहाँ तक समस्या किसी के। अब u का किसके साथ हुआ x के साथ, u का अब किसके साथ करना y के साथ, तो देखो डेल u अपॉन कितना होगा डेल y, तो देखो लिमिट क्या होगा प्यारे बच्चों y टेंस टू कितना होगा 0, क्योंकि मूल बिंदु या ओरिजिन पे चेक करना है 0 0 पे। ठीक है, u ही फंक्शन है, x का नहीं कर रहे तो 0, y के साथ कर रहा हूँ, किस बिंदु पे चेक करना है 0 0 पे, y माइनस वाई नोट होगा लेकिन y नोट कितना है 0। तो देखिए बच्चों लिमिट बोर्ड पे देखो, बाद में नोट करना, y टेंस टू कितना हुआ 0, u है u एक्स वाई है, ये x की जगह तो 0 और y का y, x की जगह 0 रखूँगा तो यहाँ 0 रखते हैं ऊपर 0 और तो टोटल रिजल्ट कितना हो गया 0। जब 0 0 होता है तो 0 होना ही है 0, और ये हो गया आपके पास y माइनस 0 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अभी तक तो दो काम हो गए, u का किसके साथ हो गया x के साथ और u का किसके साथ हो गया, अरे u का किसके साथ हो गया आपके पास y के साथ। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या करें, डेल v का अब करना है x के साथ और v का किसके साथ, ये तो u के हो गए दोनों, u के बाद हम किसके करने वाले v के करने वाले, v का x के साथ और v का किसके साथ करने वाले y के साथ, ये दोनों काम करेंगे। तो देखो क्या होगा आपके पास, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू कितना हुआ 0, x के साथ करना है v का करना है, तो x तो होगा और y 0 माइनस ये हो गया v 0 और कितना हो गया 0। ठीक है, x माइनस कितना हो गया 0, ये हुआ अपने पास। तो यहाँ से देखिए हो गया लिमिट x टेंस टू 0, v में x तो x रखो भैया और y की जगह कितना रखो 0, x को x रखिए y की जगह कितना रखिए 0, तो 0 रखने से टोटल रिजल्ट कितना हो गया 0। जब दोनों ही 0 0 रखेंगे तो 0 होना ही है, नीचे हो गया y नहीं x, तो x के साथ कर रहे हैं तो x माइनस 0 और रिजल्ट कितना हो गया आपके पास 0। अब देखिए v का किसके साथ करना है y के साथ, v का किसके साथ करना है दोस्तों y के साथ करना, v का किसके साथ करना y के साथ, लिमिट y टेंस टू 0, v का y के साथ करना तो x 0 y का होगा माइनस, किस पॉइंट पे करना है 0 0 पे करना है, और नीचे देखें तो y माइनस वाई नोट होगा, y नोट कितना है 0। अब देखो v में 0 तो x तो 0 रखो और y का y रखो, x 0 रखते ही 0 हो जाएगा आपके पास। तो देखो बच्चों ये बन गया हमारे पास लिमिट y टेंस टू कितना हो गया 0 और ये बन गया आपके पास 0 माइनस 0, नीचे देखूं तो हो गया y माइनस 0 और इक्वल टू कितना हो गया 0। चारों काम हो गए, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई। बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए सारी चीज़ें। पिछली क्लासेस से दो उदाहरण, तीसरा एग्जाम्पल कर रहा हूँ इस टाइप का, तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं हम। तो जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर सारे कंसेप्ट के साथ कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल पूरा आना चाहिए समझ में। अब सबके रिजल्ट 0 आ गए तो सारे ही बराबर हो गए, बराबर हो गए तो इसका मतलब कोसी रीमान संतुष्ट या सेटिस्फाई कर गया कौन से बिंदु पर, अरे कौन से बिंदु पर, मूल बिंदु या एट ओरिजिन। कोसी रीमान इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड एट ओरिजिन। तो देखिए यहाँ क्या लिखेंगे हम, इतना लिखने के बाद बोर्ड पे देखो, बाद में नोट करना, टाइम देंगे वो नोट करने के लिए। उपरोक्त से स्पष्ट है कि
उपरोक्त का मतलब इन सब से स्पष्ट है कि, उपरोक्त से स्पष्ट है कि कॉची रीमान समीकरण, कॉची रीमान समीकरण, उपरोक्त से स्पष्ट है कि कॉची रीमान समीकरण, उपरोक्त से स्पष्ट है कि कॉची रीमान समीकरण डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल एक्स वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स संतुष्ट है, संतुष्ट है। By above it is clear that Cauchy Riemann equations this are satisfied। 0 बराबर 0 रख के दिखाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक नोट करो, यहाँ तक डाउट हो तो बोलो। लिखिए बच्चों यहाँ तक, इसके बाद आगे का कंसेप्ट शुरू करते हैं। तो यहाँ तक बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन के कितने पार्ट करने, 2 पार्ट, यू पार्ट और कौन सा पार्ट करना है, वी पार्ट। यू और वी करने के बाद मूल बिंदु या राइट ओरिजिन पे हमें कॉची रीमान पूछेगा। तो कॉची रीमान हम फॉर्मूले जानते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स, सबकी ज़रूरत पड़ेगी। तो सारे के सारे हमने पार्ट क्या कर लिए, इसमें से सॉल्व, और सारे के सारे पार्ट हमने इसमें से सॉल्व करने के पश्चात यहाँ सारी वैल्यू 0 0 आ रही है, इसका मतलब सब रिजल्ट सेम है। इसलिए हमने कह दिया कि कॉची रीमान इक्वेशन क्या हो गए, संतुष्ट या क्या हो गए, सेटिस्फाई। कॉची रीमान इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमें चेक करना कि मूल बिंदु पर विश्लेषिक का मतलब है 2 शब्द होते हैं इसके अंदर, एक तो परिभाषित होना चाहिए, डिफाइन, तो डिफाइन तो है ये, और एक दूसरा क्या चेक करना, अवकलनीयता। अवकलनीयता मतलब एफ डैश जेड चेक करना है, और किस बिंदु पर चेक करना, 0 पर, तो एफ डैश 0 चेक करना। कल जो सवाल किया था उसमें भी क्या लिखा हुआ था, एफ डैश 0 ज्ञात कीजिए, या होगा नहीं, अस्तित्व चेक करना था। और आज भी काम वही है, बस लिखने का तरीका बदल गया कि विश्लेषिक लिख दिया इसमें, क्योंकि विश्लेषिक में भी क्या चेक करनी पड़ेगी, अवकलनीयता या डिफरेंशियबिलिटी हमें चेक करनी पड़ेगी। अगर डिफरेंशिएबल होगा तो विश्लेषिक की ओर जाएगा, अगर डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा, अगर एफ डैश 0 ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कहाँ से विश्लेषिक हो पाएगा। ठीक है, अब देखो चलते हैं आगे। फिर कह रहा हूँ भाई, अवकलनीयता जो नहीं पढ़ी है अभी तक, देखे पढ़ लेंगे, गुरुजी पढ़ा रहे हैं। नहीं पढ़ी है अभी भी पढ़ लेना, बहुत कुछ नहीं बिगड़ा अपना, ये मान के चलो। अभी भी पढ़ लोगे तो बहुत सुकून और चैन पाओगे पूरी बुक में। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो कुछ सोच रहे हैं कि अभी थोड़ा तो समझ में आ रहा है, 1-2 बातें कम समझ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, है ना, ऐसे आदत है ना अपनी, तो मैं समझता हूँ, भावना है आपकी। तो अब नहीं पढ़ी है तो अब भी पढ़ लो बहुत। अभी तो रोज़ मैं करूँगा विश्लेषिक अवकलनीय परिभाषित, विश्लेषिक अवकलनीय परिभाषित, यहीं घुमाऊँगा पूरी किताब को। तो इसलिए अभी भी नहीं पढ़ी है तो अभी भी अगर पढ़ लोगे पीछे की क्लास तो भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, और बहुत चैन पाओगे। ठीक, समझ रहे हो ना बातों को। हाँ, तो पढ़ ही लेना भी, जिसने नहीं पढ़ी हो फॉर्मूले याद ही कर लेना, नहीं किए हो, नहीं तो पूरी किताब में ही सोचते रहोगे कि ये किधर से लिख दिया, ये किधर से लिख दिया। देखो ऐसे तो मैं कंसेप्ट के हिसाब से चलता हूँ, सारी चीज़ें बता के चलता हूँ रोज़, शुरू से आदत है, क्योंकि आप रोज़ पढ़ते हो मुझे मालूम है ना। सारी चीज़ें अपन ने कंटेस्ट कर रखी हैं, इसलिए मैं सारी चीज़ें बता के चलता हूँ, जिससे कि आप समय पर चेक करते रहो, है ना। फिर भी थोड़ा और पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो, अब या ना, अब
मूल बिंदु पर ही चेक करना है, मूल बिंदु पर या एट ओरिजिन। अब या नाउ मूल बिंदु पर, मूल बिंदु पर क्या चेक करेंगे, अवकलनीयता। चेक तो करना विश्लेषिक, लेकिन विश्लेषिक वही होगा जो डिफरेंशिएबल या अवकलनीय होगा। ध्यान से देखिए ये सवाल, बाकी जितने भी क्वेश्चंस किए उन सभी सवालों के कंसेप्ट से थोड़ा सा डिफरेंट आएगा लास्ट में। कैसे आएगा वो वहीं बताएंगे। फॉर्मूला हम जानते हैं, एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू कितना होता है प्यारे बच्चों, जेड नॉट। जेड टेंस टू कितना होता है, जेड नॉट। ये हो गया आपके पास एफ जेड माइनस कितना होगा, एफ जेड नॉट अपॉन ये कितना हो गया आपके पास, जेड माइनस कितना हुआ, जेड नॉट। लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस कितना होगा, जेड नॉट। अब किस बिंदु पे चेक करना है, वो जेड नॉट होता है आपके पास, यही तो होता है सब बिंदु पे एक जेड नॉट पे चेक करना आपको कि एफ डैश जेड नॉट इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस कितना, जेड नॉट। किस बिंदु पर चेक करना, मूल बिंदु पर। मूल बिंदु पर चेक करना तो एफ डैश और ये कितना हो गया, 0। यहाँ से देखिए लिमिट जेड टेंस टू कितना हुआ, 0। लिमिट जेड टेंस टू कितना हुआ, 0। एफ जेड का एफ जेड रख लो। किस पॉइंट पे चेक करना है, 0 पे। नीचे हो गया जेड माइनस कितना हो गया, 0। जेड माइनस कितना हुआ आपके पास, 0। तो एफ जेड माइनस एफ 0 अपॉन जेड माइनस कितना हो गया आपके पास, 0। ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये हो गया आपके पास एफ डैश 0, एफ डैश 0। ये हुआ आपके पास लिमिट जेड टेंस टू 0 एफ जेड। एफ जेड देखो क्वेश्चन में दे रखा है ये मोटा मोटा। अब एफ जेड का ही काम है, यू भी अलग करके लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5, ये हो गया आपके पास एक्स प्लस आयोटा वाई, और नीचे हो गया मेरे प्यारे बच्चों एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर कितनी हो गई, 10 माइनस एफ 0। तो ये हो गया 0। अरे 0 पे तो 0 दे रखा है क्वेश्चन में, एफ 0 इज इक्वल टू कितना, 0। नीचे देखें तो ये हो गया आपके पास जेड माइनस कितना हो गया, 0। ठीक है। कल भी बताया था पिछली क्लास में, आधा सवाल एक्स वाई में आधा जेड में, तो इसको भी किस में कन्वर्ट कर लो बच्चों। जेड इक्वल टू हम भली भांति जानते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई, तो वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। देखिए तो ये बन जाएगा मेरे पास लिमिट जेड टेंस टू कितना हुआ, 0, और ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई की पावर कितना हो गया, 5, और ये बन गया आपके पास एक्स प्लस कितना हो गया, आयोटा वाई। नीचे देखूँ मैं तो ये बन गया मेरे पास एक्स की पावर 4 वाई की पावर 10 और एक लिखा हुआ जेड। तो ये जेड यहीं आना है, इससे ही गुणा होना है, और जेड की वैल्यू हम लिखने वाले हैं, जेड की वैल्यू हम लिखने वाले हैं एक्स प्लस कितना हो गया, आयोटा वाई। अब ये लिमिट सॉल्व करनी है अपन को। कैसे करनी है, कल बताया था एक पथ या मार्ग लेके चलेंगे। अगर सभी पथ या मार्ग से जेड किसकी ओर अग्रसर हो रहा है, 0 की ओर, ये 0 पॉइंट है, ये जेड जेड किसकी ओर अग्रसर है, चाहे वो किसी भी मार्ग किसी भी वक्र से घूम के किस पे जाए, 0 पे, लेकिन रिजल्ट या मान हमेशा, सीमा का मान या लिमिट की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, 1। 1 होने का मतलब क्या होनी चाहिए, अद्वितीय यूनिक होनी चाहिए, और उसके साथ साथ क्या होनी चाहिए, परिमित या फाइनाइट तो होगी, अद्वितीय होगी तो फाइनाइट भी बनेगी आपके पास। तो यहाँ तक नोट करो। अब इसमें पथ या पाथ लेके चलेंगे, और पथ या पाथ लेके चलने के साथ साथ अपन इसकी लिमिट को सॉल्व करेंगे। लिख लिया सबने। अब देखिए कल एक पथ या रास्ता हमने देखा था कि कौन सा रास्ता लेके चले थे, y इक्वल टू एम एक्स। उससे पता चल जाएगा, या तो उससे पता नहीं चलता तो और कोई ले लेंगे। कल तो पता चल गया था भी उसी से कि y इक्वल टू एम एक्स में अगर m की वैल्यू बदलूँ 1x 2x 3x, तो इधर उत्तर या आंसर बदल रहे थे। उत्तर या आंसर बदल रहे थे, इसका मतलब अद्वितीय यूनिक आंसर हमें प्राप्त नहीं हो रहा था। और जब अद्वितीय यूनिक आंसर प्राप्त नहीं होता तो डैश का मतलब अवकलज या डेरिवेटिव का अस्तित्व नहीं होता। जिसमें अवकलज या डेरिवेटिव नहीं होता वो विश्लेषक भी नहीं होता है। ये कंसेप्ट था। अब भी लेके चलते हैं पथ या पाथ y इक्वल टू क्या लेके चलते हैं, mx।
तो यहाँ तक नोट कर लिया होगा सबने। अब देखिए अपन एक एक चीज़ को बहुत डिटेल वाइज सोल्व कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन आने वाला है, 100% आएगा। तो इसलिए इतने में डिटेल और इतना जोर देके एक एक चीज़ को समझा रहा हूँ कि यहाँ से एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। माना कि हम मान लेते हैं कोई भी एक पाथ ले लो, माना कि z शून्य की ओर, z शून्य की ओर, y इक्वल टू mx पथ से अग्रसर हो, पथ से अग्रसर हो, पथ से अग्रसर हो। कंसिडर z टेंस टू 0 यूज बाई पाथ y इक्वल टू mx। कौन से पाथ से जा रहा है बच्चों? y इक्वल टू mx पाथ से जा रहा है आपके पास। y इक्वल टू कौन से पाथ से जा रहा है? mx पाथ से, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज़ ये कैंसिल हो रही थी, तो इसको कैंसिल कर लेना। आप भी एक लाइन और लिख सकते हो यहाँ पे, लिमिट z टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 और नीचे आ गया x की पावर 4 और y की पावर कितना हो गया 10। यही सवाल है। तो देखो ये था f डैश 0 इज इक्वल टू, इसी के तो इक्वल चल रहे हैं अपन। यहाँ से देखिए लिमिट z टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 5 और ये हो गया x की पावर 4 y की पावर 10। तो y इज इक्वल टू कितना रखना है? mx। तो mx रखूँगा तो 5 पावर m की और 5 पावर x की, यही बना आपके पास। नीचे देखें तो x की पावर 4, तो x की पावर 4, x की पावर 4, y की पावर 10, तो m की पावर 10 और x की पावर भी कितनी हो गई? 10। यही बना आपके पास। लिमिट z टेंस टू 0। अब इसमें से कोई पावर जुड़ रही है, उनको एक बार जोड़ देता हूँ। देखो लिमिट z टेंस टू कितना हो गया? 0। ये हो गया m की पावर 5, x की पावर कितना हो गया? 7, x की पावर 4 हो गया प्लस m की पावर 10, m की पावर कितनी है आपके पास? 10 है, और यहाँ से कितनी है? x की पावर भी कितनी है? 10, ठीक है। यहाँ से देखिए कॉमन ले लीजिए भी, यहाँ से कॉमन ले लीजिए पावर, या तो इसमें से 7 पावर कॉमन ले लो या 10 पावर कॉमन ले लो, कैंसिल हो जाएगी। जैसे ही 0 रखोगे, जैसे ही 0 रखोगे तो आपके पास रिजल्ट कितना बचेगा? 0। रिजल्ट कितना आएगा? 0। x की जगह 0 रखते रिजल्ट कितना हो जाएगा आपके पास? 0। तो हम पथ या पाथ कौन सा लेके चले? y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx पथ या पाथ हम लेके चले। और y इक्वल टू mx जो हम पथ या पाथ लेके चले, अगर इस पथ या पाथ से हम अग्रसर हो किसकी ओर? 0 की ओर, तो y की जगह मैंने क्या लिख दिया? mx। अब लिमिट को सोल्व किया, लिमिट में से x कॉमन ले लीजिए, कैंसिल कर दीजिए, 0 रख दीजिए और लिमिट आंसर कितना आ गया? 0। तो कोई लिमिट को पूरा सोल्व करके दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। करना चाहो तो कॉमन लेके करके दिखा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम y इक्वल टू mx से गए और आंसर कितना आया? 0। अब एक रास्ता था y इक्वल टू mx, 2x 3x 4x, जरूरी थोड़ी है कि यही रास्ते हों। y इक्वल टू mx ही कहीं जाने का रास्ता हो कि ये रेखा ही रास्ता हो। ऐसे भी तो जा सकता हूँ, ऐसे भी तो जा सकता हूँ, और भी कोई रास्ता हो सकता है। तो ज़रूरी है क्या कि और सभी रास्तों से आंसर 0 आए? ये कैसे गारंटी दे दूँ मैं? भाई मान लो ये सारे रास्ते कौन से? y इक्वल टू mx, इनसे गया आंसर कितना आ रहा है? 0। मान ली भी सबसे आंसर 0 आ रहा है। अब मैं ये गारंटी कैसे दे दूं कि इस रास्ते से जाऊं और आंसर 0 आ जाए? तब तो मैं कह सकता हूं कि भाई सब जगह सेम आंसर आएगा और इसका मतलब विश्लेषक या एनालिटिक होगा। लेकिन ये गारंटी कहाँ से दे दे? तो देखो इतना नोट करो, इसके बाद एक एक चीज़ लिख के और समझते हैं अपन। भाई लिमिट तो सबको समझ आ गई ना? लिमिट देखो बहुत आसान है, आप कहो तो एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, कोई समस्या आ जाए तो आपकी। अब लिमिट x में कन्वर्ट हो गई तो z लगाने की जरूरत नहीं है, z में x भी होता है। m की पावर 5 ये हो गया x की पावर 7, नीचे से x की पावर 4 कॉमन ले लो तो हो गया 1 प्लस m की पावर 10 और x की पावर कितना हो गया? 6, ठीक है। अब इससे पावर कट गई आपके पास तो 3 पावर बच गई। देखो फिर भी मान लो किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो पूरी बता देता हूँ, है ना। m की पावर 5 ये हो गया x की पावर 3, नीचे हो गया 1 प्लस m की पावर 10 x की पावर 6, यहाँ 0 रखूँगा, यहाँ 0 रखूँगा तो 0/1, तो रिजल्ट कितना आएगा? 0, ठीक है। तो कोई बहुत आसान है, सोल्व करो तो कर लो, नहीं कोई बात नहीं है। अब देखो बच्चों, एक रास्ता लेके चले हम और उस रास्ते से आंसर कितना आ गया? 0। अब अगर इस रास्ते में जैसे कल सवाल किया था
उसमें तो जीरो ना आके यहाँ उत्तर में m आ गया था। तो हमने कहा कि जैसे y बराबर जो mx रास्ता है उसमें m की जगह 1 रखूँगा तो एक उत्तर आए, दूसरा आएगा, 2 रखने से फिर आंसर बदल जाएगा, 3 रखूँगा तो फिर आंसर बदल जाएगा। इसलिए हर स्थिति में आंसर अलग अलग आ रहा था, अद्वितीय नहीं है। लेकिन यहाँ तो आंसर कितना आ गया, 0। तो y बराबर mx टाइप के रास्ते से आंसर 0 आ गया, तो स्थिति क्लियर नहीं हुई। अरे रास्ते तो बहुत है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर रास्ता है, y इक्वल टू एक्स क्यूब रास्ता ले लो, y इक्वल टू एक्स की पावर 2x ले लो, कोई भी +1 रास्ता ले लो, रास्ते तो बहुत सारे हैं। ज़रूरी है क्या कि ये रास्ता लेके चलूँ तो सब में आंसर कितना आए, 0। ये गारंटी अगर आप दे दो तो मैं कह दूंगा कि अद्वितीय हो गया, और अद्वितीय यूनिक हो गया तो अवकलनीय हो गया, और जो अवकलनीय हो गया वो विश्लेषिक हो गया। इसलिए एक रास्ता और चुनना पड़ेगा, एक रास्ता और चुनना पड़ेगा। अब रास्ता कौन सा चुने भी, y इक्वल टू mx सबसे आसान रास्ता है। अब जो हम रास्ता चुनने वाले हैं वो रास्ता हम लेके चलेंगे आपके पास, ऐसा रास्ता लेके चलो जैसे ये क्वेश्चन है अपना, ये तो सवाल बन रहा है यहाँ, लिमिट z टेंड्स टू 0 x स्क्वायर y की पावर 5 x की पावर 4 y की पावर कितनी 10, इसी में तो रखा है हमने, इसी में तो y इक्वल टू mx रखा है। अब इसमें दूसरा रास्ता लेके चलो। अब रास्ता ऐसे तो चाहे कोई सा ही ले लो, y बराबर एक्स स्क्वायर ले लो, y बराबर एक्स क्यूब ले लो, लेकिन थोड़ा सा दिमाग की अक्ल लगाया करो जिससे कैलकुलेशन करने में क्या रहे, आसान। देखो यहाँ 2 पावर और 5 पावर, समझ रहे हो, यहाँ 4 ही पावर है या 10 पावर है। तो अगर पावर सेम बन जाए तो कैंसिल होने में, कॉमन होने में सुविधा होगी नहीं होगी, अरे होगी कि नहीं होगी, होगी। तो एक काम करें, या तो इसको ये मान लेते हैं जैसे y की पावर 10 है, यहाँ भी y की पावर 10 हो जाए और ऊपर भी y की पावर कितनी हो जाए, 10। या ऐसे समझ लो कि x की पावर यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 हो जाए और यहाँ भी क्या हो जाए, 4। कैसे ही समझ लो चीज़ को, ऐसा थोड़ा दिमाग लगाएं जिससे ऊपर नीचे की पावर कॉमन आके क्या हो जाए, कैंसिल। तो मैं अगर ऐसा ले लो, 4 पावर करनी हो मान लो, तो या तो ऐसे ले लो कि यदि अब क्या हो, यदि z शून्य की ओर, यदि z शून्य की ओर, शून्य की ओर कौन सा पथ लूँ, मैं इस y की पावर 5 बराबर कितना ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर। अब देखना एक्स स्क्वायर पहले से था, इसके बराबर एक्स, ये भी कोई वक्र बनेगा, अगर ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो कैसा ही वक्र तो बनेगा भाई, कोई भी फंक्शन होता है उसका वक्र या करो तो बनेगा। तो एक्स स्क्वायर इसकी 5 पावर के बराबर एक्स की पावर 4, यहाँ भी कितनी, एक्स की पावर 4, और y की पावर 10 के 2 टुकड़े हो जाएंगे, y की पावर 5 और y की पावर 5, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर कितनी हो गई, 4। इसे उल्टा भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि x में बनाओ, y में ही बना सकते हो। तो y की पावर 5 बराबर मैंने कितना ले लिया, एक्स स्क्वायर। अब तो देखो y की पावर 5 की जगह एक्स स्क्वायर रखेंगे, इसे उल्टा भी लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर की जगह मैं y की पावर 5 लिख दूँ, तो 5 और 5 10 पावर, y की 10 पावर, और यहाँ x की पावर 4 है, एक्स स्क्वायर 2 जगह लिखूंगा तो y की पावर 5 और y की पावर 5, y की पावर 10, वो भी ऊपर नीचे क्या हो जाएगी, कैंसिल। चाहे तो इसको ऐसे लिख लो, चाहे इससे उल्टा चेंज कर लो, चाहे तो y की पावर बना के कैंसिल कर लो, चाहे x की पावर कैंसिल कर लो, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे तो आसानी रहेगी। पथ से अग्रसर हो, पथ से अग्रसर हो, z टेंड्स टू 0 बाई पाथ y टू द पावर 5 एक्स स्क्वायर, तब क्या होगा, f डैश 0। यही तो सवाल है लास्ट में, इसमें तो y बराबर mx रखा था, इस बार देखिए ये यहाँ आपके पास लिमिट z टेंड्स टू 0, यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर y की पावर 5 और ये है x टू द पावर 4 और y की पावर कितनी है, 10 इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास लिमिट z टेंड्स टू कितना हो गया, 0। एक्स स्क्वायर तो रहने दो, y की पावर 5 की जगह एक्स स्क्वायर लिखना है, तो एक्स स्क्वायर y की पावर 5 एक्स स्क्वायर, x तो चेंज करना नहीं है, ये y की पावर 10 है भैया, तो 2 बार आ गया y की पावर 5 और y की पावर 5, तो 2 बार आ जाएगा एक्स स्क्वायर और कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। समझ रहे हैं मेरी बात को, ज़रूरी नहीं है कि आप x में बनाओ, उल्टा भी कर सकते हो, एक्स स्क्वायर जगह रख लो y की पावर 5, तो 10 पावर, यहाँ 5 और 5 कितनी हो जाएगी, 10 पावर। अब देखिए 4 पावर और 4 पावर, तो ये हो गया लिमिट कैंसिल हो जाएगी भैया, यही तो बना, x की पावर 4 नीचे हो गया x की पावर 4, x की पावर कितना हो गया 4, लिमिट x की लगा दो चाहे z की लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, एक और एक कितना हो गया 2, तो रिजल्ट आ गया आपके पास 1/2। एक रास्ते से गए थे, कौन सा रास्ता था, y इक्वल टू mx, जिससे आंसर कितना मिला मेरे को, 0,
और दूसरा रास्ते से हम गए तो उससे आंसर कितना आया 1/2। तो दो पथ या दो रास्ते से जाने से आपका आंसर यूनिक या अद्वितीय आ रहा है क्या? आपका रिजल्ट यूनिक या अद्वितीय आ रहा है क्या भाई? हम कितने पथ या मार्ग से गए? दो मार्ग से। y = mx से गए, y की पावर 5x² से गए। एक बार आंसर 0 आया, एक बार। अगर यही आंसर में जैसे कल आया था उस आंसर में m आ गया था तो आगे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि m की वैल्यू बदलते ही आंसर बदल रहा है तो हमने कह दिया अद्वितीय नहीं है। अब आज आंसर आ गया 0। अब m बदलने से यहाँ पता नहीं चल रहा कि बदलेगा कि नहीं बदलेगा, इसलिए दोस्तों दूसरा रास्ता लिया। दूसरा रास्ता थोड़ा सा सोच समझ के ले लिया करो। लेने को कोई भी ले सकते हो लेकिन कैलकुलेशन टिपिकल नहीं हो। तो दो रास्ते हमने लिए, दोनों रास्तों में आंसर 0 और 1/2 आ रहा है। आंसर सेम नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है कि आपके पास अवकलनीय नहीं है। अवकलनीय नहीं होने का मतलब f'0 का अस्तित्व या एग्जिस्टेंस नहीं है। यही तो है इसका मतलब कि f'0 का अस्तित्व एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ऊपर लिख देंगे हम यहाँ, यहाँ तक नोट कर लिया, आगे नोट कर लो। यहाँ जो थ्योरी लिखनी है वो लिखिए। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि उपरोक्त से क्या स्पष्ट हो रहा है मेरे बच्चों? एक में आंसर 0, एक से क्या आ रहा है 1/2। तो किसका आंसर आ रहा है? f'0 का। एक बार 0 आया, एक बार कितना 1/2। अद्वितीय नहीं है। तो उपरोक्त से स्पष्ट है कि f'0 का मान अद्वितीय नहीं है, का मान अद्वितीय नहीं है, का मान अद्वितीय नहीं है। By above it is clear that value of f'0 is not unique. By above it is clear that value of f'0 is not unique. ठीक है, जिसकी वैल्यू यूनिक नहीं होगी इसका मतलब क्या होगा कि फलन या फंक्शन फलन f(z) मूल बिंदु पर, फलन f(z) मूल बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। फलन f(z) मूल बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। फंक्शन f(z) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन। फंक्शन f(z) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन। और जो डिफरेंशिएबल ही नहीं हुआ वो विश्लेषक भी नहीं होगा। अतः f(z) मूल बिंदु पर विश्लेषक नहीं है, एनालिटिक नहीं है। अतः फंक्शन f(z) मूल बिंदु पर विश्लेषक नहीं है। Thus function f(z) is not analytic at origin. Thus function is not analytic at origin. तो क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछी थी दोस्तों। कोशी रीमान जो संतुष्ट हो गए, आंसर 0 आए थे। विश्लेषक चेक करने के लिए अवकलनीय चेक करना होता है। अवकलनीय चेक करने के लिए हमने अवकलनीय चेक किया। एक रास्ते से चले आंसर 0 आया तो वहाँ पता नहीं चल रहा कि वैल्यू 0 ही रहेगी, बदलेगी। दूसरा रास्ता देखा, थोड़ा सोच समझ के लिया करो। कैलकुलेशन बहुत आसान बनी 1/2। तो एक रास्ते से आंसर 0 आया और दूसरे पथ या पाथ या रास्ते या मार्ग से आंसर कितना आया 1/2। इसका मतलब रिजल्ट अलग अलग रास्ते से अलग अलग आ रहे हैं। और जब अलग अलग आ जाती है कोई भी चीज़ बार बार, इसका मतलब वो चीज़ अद्वितीय यूनिक नहीं है। और जो अद्वितीय यूनिक नहीं होगा वो अवकलन या डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और जो डिफरेंशिएबल नहीं हुआ वो क्या नहीं होगा? विश्लेषक या एनालिटिक नहीं होगा। ध्यानपूर्वक कीजिए, एक बार और कीजिए। कल और इससे थोड़ा कैलकुलेटिव प्रॉब्लम लेके आने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल वाला इससे भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम में। दोनों क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो बिल्कुल सभी क्लासेज में जुड़े रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, बेहतरीन नोट्स बनाइए, पीछे की क्लासेज रिवाइज करते रहिएगा और आनंद उठाइए। मिलते हैं प्यारे बच्चों, धन्यवाद सबको।